हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 56। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे द मुगल एम्पायर के बारे में। इस चैप्टर के हम एंड तक पहुँच चुके हैं। मुगल एम्पायर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि इनका रूल इंडिया में कैसे हुआ, इनका जो शासन था इंडिया में शुरू कैसे हुआ, और ये एक मुगल एम्पायर थी जो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल कर पा रही थी। इसके पहले जितनी भी किंगडम थी वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल नहीं कर पाई थी। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, उनके इवेंट्स के बारे में, उनके कैंपेन्स के बारे में, उनने किस 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 लोगों से डिफीट किया था और किन रीजंस के साथ उनका डिफीट हुआ था, उनने बैटल किया था, और वो उनका रिलेशन जो था वो दूसरे रूलर के साथ वो कैसा था। ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। हमने बहुत सारे कीवर्ड्स भी पढ़े हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मुक्तीस क्या होता है, मसमदास क्या होता है, जागीर क्या होता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 56, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ये वो पीरियड है जब मुगल एम्पायर बहुत ही लॉस में और बहुत ही हालत उनकी ख़राब थी। ये वो पीरियड आ गया था, मतलब 17th सेंचुरी और उसके बाद से मुगल एम्पायर की हालत बहुत बुरी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाते जा रहे थे। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वो लॉस में क्यों जाते जा रहे थे, उनकी हालत इतनी बुरी क्यों हो गई। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि जब अकबर का शासन था मुगल एम्पायर में, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होती थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और अरेंज में होती थी। लोग जो रेवेन्यू मिलता था उस रेवेन्यू से लोगों को प्रॉपर सैलरी भी दी जाती थी, उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट के पास भी कुछ ना कुछ बचता था। लेकिन जब शाहजहाँ का शासन आया, जब औरंगजेब थे, तब उनका धीरे धीरे वो चीज़ कम होती गई। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो उतना ही आ रहा था, लेकिन जो मसमदास से वो बढ़ गए थे। जो उनके अंदर काम करने वाले लोग थे, जो उनके अंदर कंट्रोल करने वाले लोग थे, वो बढ़ गए थे। उन्हें धीरे धीरे बढ़ा दिया गया था। बहुत सारे लोग को कर लिया था अपनी तरफ, बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करने लगे थे। उन्हें ये नहीं सोचा कि जो रेवेन्यू उनके पास आएगा वो प्रॉपर उनको सैलरी भी पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं था उससे ज़्यादा तो मसमदार से। तो अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। मुगल एम्पायर में जब बहुत टाइम से मुगल एम्पायर ने बहुत टाइम तक इंडिया में रूल किया है, तो 17th सेंचुरी से पहले मुगल एम्पायर में ऐसा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। जो अमीर लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज अ फेडेड लैंड ऑफ वेल्थ। जो अमीर लोग थे उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए थे। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी से पहले बहुत अच्छे से चल रहा था और बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट एपुलेंस। लेकिन जो गरीब लोग थे, जब मुगल एम्पायर था तो गरीब लोग जो थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी के बाद उनकी हालत बुरी हो गई थी, तो जो गरीब थे वो और गरीब हो गए थे। जो अमीर थे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गरीब थे वो और गरीब हो गए थे। द इनइक्वालिटी वर द ग्लेयरिंग। जो इनइक्वालिटी थी, जो एक दूसरे को प्रॉपर मान सम्मान, एक दूसरे को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली। जैसे जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। 17th सेंचुरी के बाद तो ये कंडीशन और पूरा हो गई कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, तो इसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th year of the Shahjahan design inform us that the highest ranking Masamdas were only 445 in the number of total of 8,000। जब 12th ईयर था, जब शाहजहाँ रिज़ाइन करने वाले थे, मतलब उनका जब शासन ख़त्म होने वाला था, तो मसमदास कितने थे? 8,000 मसमदास से 8,000। लेकिन उनमें से सिर्फ सैलरी कितनों को मिलती थी? 445 को। दिस स्मॉलर नंबर अप mere 5.6% of the total number of Masamdas received 61.5% of the total estimate revenue of the empire as salaries for themselves and their trophy.
जो उनको रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जो मसमदास थे, जो मुग़ल एम्पायर था, जिनके पास रेवेन्यू कलेक्ट होके आता था, टैक्स कलेक्ट होके आता था, वो टैक्स में 5.6% जो लोग थे मसमदास में, उनमें जो टैक्स परसेंटेज था 61.5% टैक्स, तो सिर्फ 5.6% में चले जाते थे। आप ये राउंड फिगर में ले सकते हो, जैसे मैंने 60% बोला और उसमें मैंने लोग 5% कर दिए, तो सिर्फ 5% लोग को ही टैक्स रेवेन्यू में से 60% चला जाता था, उनको सैलरी पे कर दी जाती थी। जो बाकी बचते थे, जो 5% लोग बचते थे, जिन्हें सिर्फ 40% में से लोगों को सैलरी देनी पड़ती थी। जो हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा होता था उससे ज़्यादा हमारे पास मसमदास थे, जिन्हें हम सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे हर किसी को। ऐसा हो गया था जब शाहजहाँ का शासन था। The Mughal empires and their Masamdas spent a great deal of their income on salaries and goods. जब मुग़ल एम्पायर था और मसमदास, वो अपनी सैलरी को और गुड्स को बहुत अच्छी तरह सैलरी लोगों को देते थे। जब मुग़ल एम्पायर्स थे तो वो मसमदास को बहुत अच्छी तरह सैलरी देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मसमदास के जो नंबर ऑफ मसमदास थे वो बहुत कम थे, उतने ही थे जितनी उनका रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो वो कुछ सैलरी मसमदास को भी दे देते थे और कुछ सैलरी गवर्नमेंट के पास भी जाती थी। This expenditure benefit the artisans and peasantry who supply them with goods and produce. ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको गुड भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छी मिलती थी। But the scale of revenue collection left very little for the investment in the hand of primary producers, the peasant and artisan. लेकिन ये स्केल घटता चला गया और जो किसानों पर जो खर्चा होता था वो कम हो गया और किसान फिर लोग किसानों से कम लेना शुरू कर दिए क्योंकि उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती थी, जिससे किसानों का जो प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया। The poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and services to increase the productivity. फिर वो दूसरे काम करने लगे ताकि उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो और वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। They are wealthier presently and the artisan group, the merchant and bankers profited in the economic world. और जो अमीर लोग थे वो और चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगे, जिससे वो और ज़्यादा अमीर हो गए और इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. 17th century में जो मुग़ल एम्पायर थे, जो अमीर लोग थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। As the authority of Mughal Empire slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the region. लेकिन धीरे धीरे 17th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर में जो अमीर लोग थे उनका भी धीरे धीरे पावर कम होता जा रहा था। They constituted new dynasties and held the command of provinces like Hyderabad and Awadh. धीरे धीरे उनका पावर ख़त्म होते गया तो उनके अंडर में जो उनके कंट्रोल में जो रीजन्स थे जिनमें वो रूल करते थे वो भी उनके हाथ से जाते चले गए, जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया। Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their masters, by the 18th century the province of the empire has consolidating at their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. Chapter 10 में हमें इसके बारे में और पता चलेगा कि लोग मुग़ल एम्पायर के हाथ से धीरे धीरे सारे कंट्रोल चले जाते गए, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी पावर कम होती गई, जो कि 17th सेंचुरी के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई, उनको पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और जो अमीर लोग थे धीरे धीरे उनकी भी पावर जाती चली गई और जिससे जिन रीजन्स में उनका कंट्रोल था वो भी उनके हाथ से चला गया। इन पेज नंबर 57 किंग्स एंड क्वींस, आपको यहाँ पे किंग्स और क्वींस के बारे में दिया है, मतलब महाराजा महारानियों के बारे में दिया है जो कि अदर कंट्रीज़ की हैं, मतलब कि इंडिया के बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में ये है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो ये मुग़ल एम्पायर का चैप्टर था। मुग़ल एम्पायर का शासन कैसे आया, वो रूल इंडिया में कैसे किया और उनके कैंपेन और इवेंट्स कैसे थे, और मुग़ल एम्पायर के पास
पहले जितने भी रूलर्स थे उनका बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए शासन चला था, रूल चला था। लेकिन मुग़ल एम्पायर एक ऐसा रूलर है जिनमें ऐसा शासनकाल है जिसमें बहुत टाइम तक लोगों ने इंडिया में रूल किया है और उसमें बहुत सारे रूलर्स आए हैं, बहुत सारे किंग्स आए हैं जिनने इस इंडिया में रूल किया है। मुग़ल एम्पायर एक शासनकाल है, शासन है, किंगडम है जिसमें बहुत सारे किंग्स आए हैं, रूलर्स आए हैं, जैसे शाहजहाँ हो गया, जिसमें आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। टेबल नंबर 1 में बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये सब रूलर्स हैं जिनने मुग़ल एम्पायर के रूलर्स हैं जिनने इस टाइम पे इंडिया में रूल किया है। ओके, थैंक यू।